नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले साइंस का मॉक टेस्ट 7 ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रुप डी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें एनटीपीसी है, इसमें आपका एसएससी का जितने भी एग्जाम फॉर्मेट एग्जाम होता है वो सारा का, जिसमें जितना भी साइंस का है वो सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक हम टेस्ट लिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, इसमें ये 7वां मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग सबको करते जाइए। आपको हम इतना तो बता सकते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन बहुत, मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्प का कौन सा भाग सामान्यतः सिकुड़ कर गिर जाता है। तो एक कोई पुष्प है, देखिए ये एक सामान्यतः कि नॉर्मल हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं किसका, फ्लावर का। ठीक है, तो ये होता है सेपल, ये होता है पेटल, ये होता है मेल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट, और ये होता है फीमेल पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होता है ओवरी। तो अब कौन सा पार्ट सिकुड़ के गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो सेपल है, ये जो पेटल है, पेटल का टोटल पेटल जितना, और ये सेपल है। अच्छा, इसके बाद ये जो एंथर का ये जो मेल वाला पार्ट, ये मेल वाला पार्ट पूरा ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसका, फीमेल का, स्टिग्मा और स्टाइल, ये दोनों भी गिर के खत्म हो जाता है। अब बचता कौन सा है, तो ये जो ओवरी वाला पोर्शन होता है ये सिर्फ बचता है। नहीं बोलता है कि बाकी सब तो उड़ गया, सिर्फ आपका परफ्यूम रह गया, वही वाला, बाकी सब उड़ जाता है, सिर्फ ये जो ओवरी वाला पोर्शन है वो रह जाता है। ठीक है, और यहीं से अब देखो, ये जो ओवरी वाला पोर्शन यहाँ पे अब रह गया, अब यही क्या करता है, ये जो ओव्यूल होता है ये बाद में परिपक्व होकर के क्या बन जाता है, ये बन जाता है बीज बन जाता है। ठीक है, सीड बन जाता है। और ये वाला जो ओवरी वाला जो पोर्शन है ये वाला बनता है फल, फल का गुदा वाला पार्ट बनता है ये। और इसका जो आउटर, नॉर्मली बता रहे हैं इसे, तो एक्सेप्शनल केस में बहुत सारा चीज़ है, ये जो आउटर वाला जो इसका लेयर होता है ये बन जाता है छिलका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कई तरह जब हम फल पढ़ेंगे तब उसमें हम बताएंगे कि कई बार ये जो छिलका है वो भी फल के रूप में ले लेता है। ठीक है, वो सब बाद में हम लोग देखेंगे, अभी ये समझ लेना। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट गिर के खत्म हो जाता है, तो दलपुंज यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब गिर के खत्म हो जाता है सिर्फ। और बचता कौन सा, सिर्फ ओवरी वाला और ओव्यूल वाला पोर्शन बचता है। तो आपको कौन सा गिर जाता है ये पूछा गया, तो ये आपका सी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सभी में समान आयताकार यानी कि रेक्टेंगल संरचनाएं दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है क्या, देखो क्या बोला है, समान, जब प्याज को कोई भी एक लेयर लेके आप इसको देखोगे तो इस तरह से रेक्टेंगल आपको सेल दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से सेल दिखाई देगा, इस तरह से। ये क्या बताता है, संरचनाएं दिखाई देता है, ये क्या बताता है, ये क्या सिद्ध करता है। अब इसका ऑप्शन में पढ़िए। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मली आप इसका आंसर नहीं दे सकते, इसको ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में क्या दिया है, प्याज के कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, यहाँ पे बोल दिया समान कोशिकाएं। ठीक है, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया सभी जो सजीव होता है वो कोशिकाओं से बने होते हैं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, केवल बड़े प्याज में कोशिकाएं होती है, नहीं छोटे प्याज में क्या नहीं होता है, कॉर्क कोशिकाएं, यहाँ कॉर्क का बातें नहीं किया गया, एक ही जो है ना आपका सही आंसर दे रहा है, कौन सा, सभी जीवित सजीव जो होता है कोशिकाओं से बने होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, बाकी तो कोई भी ऑप्शन उस तरह लग नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंपायमान यानी कि वाइब्रेटिंग वस्तु फॉरवर्ड गति करती है तो बनने वाला उच्च दाब क्षेत्र क्या कहलाता है। आप लोग फिजिक्स में प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रयोगशाला में क्या किए होंगे। देखिए इस तरह से एक रहता है, आप लोग देखे होंगे शायद। ठीक है, इस तरह से एक रहता है, ये एक वाइब्रेटिंग जनरेट करने वाला एक इस तरह से इंस्ट्रूमेंट रहता है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग पटकते हैं यहाँ पे तो इस तरह से वाइब्रेट करता है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन इस तरह से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब यहीं पे इसी वाइब्रेशन को हम थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो कहीं कहीं पे ना एकदम ये जो इसका जो वाइब्रेशन है ये बहुत सटा सटा रहता है, इस तरह से एकदम इस तरह सटा सटा रहता है, यानी कि इसके जो बीच का जो एयर है वो निकल जाता है। एयर निकलने से क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, उच्च दाब। और कहीं कहीं पे ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बड़ा बड़ा सा, फिर कहीं कहीं पे इस तरह से लो दाब वाला जन्म ले लेता है, यानी कि हाई प्रेशर वाला, और फिर इस तरह से लो प्रेशर वाला होता है। तो इस तरह से करते हुए जाता है। ठीक है, अब जो ये हाई प्रेशर वाला जो आपको पूछा गया उच्च दाब वाला, तो ये जो उच्च दाब वाला होता है इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और ये जो निम्न दाब वाला होता है इसको बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको पूछा गया जो उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उच्च दाब वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। ठीक है, और जो निम्न दाब यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो निम्न दाब वाला होता है उसको बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन यानी कि विरल। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पवन यानी कि वाइंड डिस्पर्सल में सहायक होती है। तो वाइंड डिस्पर्सल यानी कि पावर परिक्षेपण क्या होता है, बीज जो होता है
कुछ तो बीज जो होता है, जैसे अब पौधा तो चल के जाएगा नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक मेल प्लांट है और यहाँ पे कोई फीमेल प्लांट है, तो अब ये मेल प्लांट तो चल के फीमेल प्लांट के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ भी फ्लावर है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से या तो चिड़िया के थ्रू, कोई कीट के थ्रू, या फिर हवा के थ्रू, ठीक है, या फिर जो पानी में रहने वाला जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो पानी के थ्रू क्या होता है, उसका बीज एक जगह से तैर के दूसरी जगह जाके फर्टिलाइज करता है ना। तो यहीं पे ये चीज़ बोला गया है कि जो वाइंड डिस्पर्सन यानी कि हवा के द्वारा जो जाता है, कौन सा चीज़ सहायक होता है। तो आप लोग देखे होंगे ग्राउंड में या फिर छत्ता में कभी देखे होंगे कि वाइट कॉटन टाइप का कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया होगा, ठीक है, वो इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। और एक इस तरह से सौंफ के तरह, जैसे जीरा होता है, सौंफ होता है, उस तरह से यहाँ पे उसका बीज होता है। और यही ये जो व्हाइट कलर का इस तरह से रहता है, ये इसको उड़ा के लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, पंख जैसा या रोएदार उपमांग होता है इसको, ठीक है, इसको बोला जाता है। और इसी के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के जाता है, कब, वाइंड डिस्पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंख जैसे या रोएदार उपमांग होता है, उपांग होते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ देख लेना, सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। यह एक अदिश राशि बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बिल्कुल। मास कभी भी ऋणात्मक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी का स्क्वायर। अब मास कभी भी नेगेटिव होता है, बी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मास कभी नेगेटिव नहीं होता, बी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला सही नहीं है, ये भी सही है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यह गति की दिशा पर निर्भर करती है, गति की दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसके मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और यह कौन सा सही नहीं है, यह गति की दिशा पर निर्भर करती है, और यही वाला इसका गलत हो जाएगा। गति की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है, या वेग वेलोसिटी या स्पीड पर निर्भर करती है, ठीक है। यह सिर्फ स्पीड पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो सी नंबर वाला है ये आपको दे दिया गलत, और यही वाला पूछा कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल एसिड किसी गैर कार्बोनेटीकृत यानी कि नॉन कार्बोनेटेड क्षार यानी कि बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में बनने वाला विशिष्ट उत्पाद क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा जब एक एसिड यानी कि मान लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो हम लोग को बनता है क्या, नमक बनता है, NaCl बनता है, और क्या बनता है, H2O निकल जाता है, पानी निकलता है, ठीक है। तो क्या बनता है, NaCl नमक, और नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, और वाटर तो यहाँ निकल ही रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का लवण और सॉल्ट बनता है, माफ कीजिएगा, लवण और वाटर बनता है ना। अगला क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं के बीच आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। अब बताओ, धातु है और अधातु, इसके बीच में आयनिक यौगिक जो बनता है वो कैसे बनता है। अब एक चीज़ बताइए, धातु, पहले एक चीज़ समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर, ये तीन चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेटल, अब इलेक्ट्रॉन का ये कैसे होता है, जो आयन बनता है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, देखिए मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। नॉन मेटल में या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। सेमीकंडक्टर में 4 होता है, ठीक है। तो अब इसको ऑक्टेट, मेटल को, कोई भी मेटल को ऑक्टेट पूरा करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत पड़ता है। अब इतना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उतना उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि, और नॉन मेटल को क्या चाहिए कि कम इलेक्ट्रॉन जरूरत है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जिस कारण से इसको नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिस कारण से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये 4 रहता ना तो ये देता ना तो लेता है, ठीक है। ये 4 में अपना ये दूसरा तरीका है, ये इसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है। तो अब देखो मेटल क्या है, इसमें देने का कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिस कारण से पॉजिटिव आयन बनता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी इसमें रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है। अब यही वाला आयन का एक्सचेंज होता है, इससे बनने वाला यौगिक किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ तक, मेटल से नॉन मेटल की ओर, ठीक है। तो धातु परमाणुओं से अधातु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाता है जल्दी, तुरंत डिकम्पोज होकर वो फर्टिलाइज बन जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, जो
हजारों सालों तक ऐसा ही रहता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन सा? सूती का कपड़ा बायोडिग्रेडेबल होता है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सब्जी का छिलका बायोडिग्रेडेबल होता है और कागज भी बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, ये सब होगा। और प्लास्टिक जो है ये हजारों सालों तक ऐसे पड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पे 4 कथन दिया है, चारों को पढ़िए। द्रव्यमान यानी कि मास वाले पिंड का जड़त्व अधिक द्रव्यमान, माफ कीजिएगा, अधिक द्रव्यमान यानी कि अधिक मास वाले पिंड का जड़त्व कम होता है। देखिए मास जो होता है और ये जो इनर्शिया जो होता है, ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है, इनर्शिया कम होगा, है ना। तो अगर मास यहाँ पे अधिक है तो इनर्शिया कम नहीं होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही पूछा है। द्रव्यमान और जड़त्व यानी कि मास और इनर्शिया असंबंधित यानी कि अनरिलेटेड है, नहीं, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक हल्का पिंड गति में परिवर्तन का अधिक दृढ़ता से, जब हल्का पिंड है यानी कि उसका मास कम है, अब अगर मास कम है तो दृढ़ता से उसका इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया कम होगा तो ये तुरंत विरोध ज़्यादा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बोला कि दृढ़ता से विरोध कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मास ज़्यादा रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ मास कम है यानी कि हल्का पिंड है। किसी वस्तु का जड़त्व इनर्शिया उसके द्रव्यमान मास से बढ़ता है, ठीक है, ठीक बोला है। मास अगर बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और ये इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है? अभी हम बताए थे इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है और एक तरह ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम में होता है कितना +3, और ऑक्सीजन में कितना होता है -2। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, ये जो है अब यहाँ पे इस तरह से लिखो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम में +3 होता है और इसमें होता है -2 ऑक्सीजन में, ठीक है, इसको ऊपर में लिख दे रहे एल्यूमिनियम, इसको ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है? यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये जो 2 है ये एल्यूमिनियम के पास हो जाता है और ये जो 3 है ये इसके पास आ जाता है। Al2O3 ये इसका बन जाता है, क्या इसका बन जाएगा आपका रासायनिक सूत्र। तो Al2O3 कहाँ पे? Al2O3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोग को चाहिए कि इसका हम क्लास ले लें तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम, ओम्स लॉ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ओम का नियम जिसने भी पढ़ा होगा इसको बता दीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है? आप लोग डायरेक्टली यहाँ 4 पढ़ने से बेटर है कि आप समय बर्बाद करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली ओम का नियम क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या बोलता है, यदि किसी चालक का तापमान और भौतिक अवस्था है और उसका जो फिजिकल स्टेट जो होता है वो अगर समान हो तो उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा यानी कि करंट उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि मान लेते हैं ये कोई 2 टर्मिनल है, ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे अब ये जो कंडीशन ये कहाँ, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और जो फिजिकल अवस्थाएं उसके समान हो तब उस कंडीशन में ये जो करंट होगा, ये जो करंट जाएगा और यहाँ जो वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ जो आर है, तो ये क्या होगा, ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वोल्टेज का। यही वाला बोला गया। हम लोग जानते हैं V = क्या होता है? I/R होता है, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे वोल्टेज और सिर्फ करंट का लिया गया, लेकिन आर कहाँ से आ गया? देखिए कोई भी जो कंडक्टर होता है उसमें आर इनबिल्ड रहता है, ठीक है, ये जान लीजिए। रेसिस्टेंस यानी कि जैसे कि आप यहाँ से चल के 1 किलोमीटर गए तो आप थक गए, क्यों थक गए? कोई आपको रेसिस्टेंस किया होगा तब ना थके हैं। अब अगर यहाँ पे आपको वैक्यूम में कहीं नहीं जा रहा, आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप एकदम कोई कुछ भी नहीं करेगा, आप तैरते रहिए, तैरते तैरते बहुत दूर तक चले जाइएगा, उसमें आप थकिएगा नहीं, क्यों? तो वहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस कर रहा है। तो इसी तरह से कोई भी जो कंडक्टर होता है उसमें रेसिस्टेंस इनबिल्ड होता है, जितना करंट फ्लो होगा ना उसका रेसिस्टेंस अलग अलग, जो मटेरियल होता है उसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आर इसमें आता है, तो V = IR यहाँ पे इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, अब इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? यह अर्धचालक सेमीकंडक्टर में विद्युत है अब घटकों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मान्य है। यह बताता है कि वोल्टेज और प्रतिरोध, यह बताता है कि वोल्टेज बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। यह केवल स्थिर तापमान यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर धात्विक चालकों को मेटालिक कंडक्टर के लिए मान्य होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का होगा, ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज का होगा, और ना ही यहाँ पे तापमान का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर का, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और उसका जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड में तत्व एलिमेंट डैश में संयोजित होता है। एक जो कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड में तत्व जो होता है एलिमेंट जो होता है डैश में संयोजक, एक यौगिक में तत्व डैश संयोजित होता है। अच्छा, एक यौगिक में तत्व किस तरह से संयोजित होता है ये बताना है। तो भौतिक रूप से होता है या फिर वास्तविक रूप से या रासायनिक रूप से। देखिए कंपाउंड की यहाँ बात किया गया है। जब भी कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, जब भी कोई यौगिक बनता है ना
तो ये जो कंपाउंड है इसमें जो तत्व होते हैं वो रासायनिक रूप से केमिकली रिएक्ट करके बनता है, और ये जो मिक्सर होता है उसमें रासायनिक रूप से नहीं, सिर्फ वो मिल जाता है, सिर्फ ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप से ये संयोजित होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक रूप से। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखो कन्वेक्स मिरर की बात किया गया है, तो कन्वेक्स मिरर यहाँ पे बना दो। अब कोई जो है ना वस्तु अनंत पे रखा गया है, एकदम अनंत पे रखा गया, तो अब वहाँ से जो लाइट आएगा ये टकरा के क्या होगा, इस ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आएगा नहीं। और ये जो अवतल दर्पण है हमेशा सब कहाँ पे, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि सब जो भी बनेगा वो सब पॉजिटिव में होगा, और इधर जितना जो होता है वो सब नेगेटिव में होता है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, ये फोकस में बनेगा। जब फोकस में बनेगा तो जब इधर होगा तो ये सब यहाँ पे तो बनेगा। अब ये क्या बनेगा, इधर जितना भी होगा सब आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है और सीधा होता है। तो यहाँ वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और एकदम पॉइंट के आकार का बनेगा। अब खोजो इसको, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और पॉइंट के साइज का होगा। पहला नंबर में ही दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। जो प्रकाश का होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है, बताइए। अब यहाँ देखिए ये है आंख, ये आंख है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से रहता है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आया, अब ये लाइट आके ये जो भी यहाँ पे रहता है सब कुछ अपना, अब यहाँ से लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के आता है कहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है, रेटिना रहता है, पर्दा रहता है, ठीक है। ये रेटिना जो है यहाँ पे इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और फिर मस्तिष्क तक भेजता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। पढ़े होंगे आप लोग, आई तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, रेटिना होगा। चलिए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हम हर बार एक बार पूछे भी थे कि आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, इसको किसने दिया था, ठीक है। आप लोग किसने किया नहीं। चलिए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो इसको हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं, का एसआई यूनिट क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि जी का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा अब इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा ये जो दिया है, अब ग्रेविटेशनल को, ग्रेविटी किसने दिया, ग्रेविटेशनल को जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था न्यूटन ने, लेकिन ये जो इसका मान निकला है इतना, ये किसने दिया है, ये जो मान इसका निकला है ये किसने दिया, ये आपको बताना है। तो अब ये बताइए कि इसका जो मान है, ये वाला मान जो दिया है ये किसने दिया था। तो एक साइंटिस्ट था, जर्मनी का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश, और 1978 में, अब ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको ये वैल्यू को दिया गया था। तो एक था टॉर्सन बैलेंस जो एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहा था, उसमें इसने जो कैपिटल जी का मान दिया था। तो ये वाला एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, टॉर्सन बैलेंस प्रयोग के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। और किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 1798 में दिया था, 1798 में दिया गया था, ठीक है। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। ये सब बातें याद रखना, पूछता है कई बार, तो इसका डायरेक्टली इसका ये ईयर से पूछ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब नीचे दो कथन दे रखा है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। पहला में दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और कागज यानी कि पेपर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये क्षार होता है और इसका उपयोग साबुन बनाने में और पेपर बनाने में किया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक क्षार है, ठीक है, बेस है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला गया है, कथन स्टेटमेंट बी में क्या गया, यह एक दुर्बल क्षार है, नहीं ये एक स्ट्रॉन्ग क्षार, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है सिर्फ एक नंबर का होगा, ए होगा। अब यहाँ पे खोजो, कथन ए गलत है, नहीं कथन ए तो सही है, ये तो गलत हो जाए। कथन ए और बी दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। कथन ए और बी दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। कथन ए सही है और बी गलत है, ये इसका डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु सरल रेखा में ऐसे गति करती है, गति कर रही है जो प्रारंभ में धनात्मक और शून्योत्तर यानी कि नॉन जीरो है, लेकिन त्वरण असमान, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन त्वरण क्या बोल दिया है, नॉन यूनिफॉर्म है और ऋणात्मक है, इससे वेग अंततः ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक वेग क्या दर्शाता है, अच्छा देखो इसमें बोला क्या गया है, कोई मान लो कार है, ठीक है, ये इस पॉइंट से यहाँ पे व्हाइट में बना दे रहे हैं, ये कार है, ठीक है। ये इस पॉइंट से चलना शुरू करता है इस ओर, ये जा रहा है। एक समय के बाद क्या होता है, ये जा रहा है। अब एक समय के बाद क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन असमान है, ठीक है, मतलब ये घट रहा बढ़ रहा, लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि अब ये इधर मुड़ जाता है, जिस कारण से मुड़ता है, यहाँ पे लिख दिया कि असमान, और ये ऋणात्मक एक्सेलरेशन दे रहा है। ऋणात्मक एक्सेलरेशन कब होगा, जब वो जहाँ से आया था उसी ओर या फिर उस डायरेक्शन की ओर जाने लगेगा, ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक
एक्सेलरेशन हो जाता है उस समय, ठीक है। तो ये अब इस डायरेक्शन में आने लगा, जिससे उसका बेग अंततः अब इसका बेग भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होने लगेगा। तो यही पूछा गया क्या दर्शाता है, तो वस्तु अपने प्रारंभिक दिशा के सापेक्ष पीछे की ओर गति कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों में कोशिकाओं के आकार और आमाप यानी कि साइज में बहुत अधिक भिन्नता होती है, जिससे जीव डैश, यहाँ पे आपको बताना है कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब देखो मल्टी सेलुलर जो होता है ना, उसमें जो कोशिकाएं होती है, सेल जो होता है, ये असमान होता है, कोई ऐसा होता है कोई ऐसा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक का अपना एक कार्य है, हर एक का एक अपना पर्टिकुलर कार्य है, और उस कार्य को करने के अनुसार ही उसका शेप चेंज हो जाता है। और ये को क्या दिया है, तो आप लोग एक नियम पढ़े होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर के नियम पढ़े होंगे। तो डिवीजन ऑफ, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए कि डिवीजन ऑफ लेबर का जो ये जो रूल दिया, नियम दिया था, ये किसने दिया था, कमेंट क्रिएट करना, ठीक है। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को। तो ये जो विभाजन का नियम होता है, इसके कारण होता है कि हर एक सेल को अलग अलग काम दिया जाता है, विभाजित काम को बांट दिया जाता है, हर सेल को अलग अलग कार्य दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को मांसपेशी है, हाथ का जो मांसपेशी यहाँ पे जो बाजू वाला है, उसका जो मसल्स को देखोगे तो लंबा लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। लेकिन पेट के मसल्स को देखोगे तो वो लंबा नहीं होता, ये ओवल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हर एक अलग अलग अपना अपना काम है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बांटा जाता है, इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या बोलोगे, कम कुशल लेस एफर्ट हो जाता है और कोशिकाओं के बीच कार्य का सही कोई विभाजन नहीं होता। नहीं, ये तो नहीं होता, कोई विभाजन नहीं होता, विभाजन होता है भाई। विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य पर अधिक कुशल हो जाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये हम गलत बोल दिए थे क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हर एक विभिन्न कोशिकाओं का विभिन्न कार्य के लिए अपना एक कुशलता होता है, हर कोशिका अपना एक पर्टिकुलर काम करने के लिए वो परिपक्व होता है, वो उस तरह से मैच्योर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका यानी कि सेल, प्लांट सेल के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट सेट को देखता है। वह रिक्तिका यानी कि वैक्यूल कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत होता है। देखो एक कोई लड़का है, विद्यार्थी है, वो क्या कर रहा है कि एक प्लांट सेल को लिया, ठीक है। अब इस पर वो जो ना एक बहुत सारा इस तरह से ट्रांसपेरेंट सेक दिख रहा है, सेक दिखाई दे रहा है उसको। अब ये जो सेक है वो क्या दर्शाता है, वो जो है वो कोशिका का कितना प्रतिशत जो एरिया है वो लिया हुआ रहता है। अच्छा ये सेक इसमें क्या भरा रहता है, ये इसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। ये फ्लूइड कौन सा होता है, तो ये जो फ्लूइड होता है ये होता है जो कोशिका है, इसमें जो पोषक तत्व होता है उसको स्टोर किया हुआ रहता है, उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको भी स्टोर किया हुआ रहता है। और ये जो प्लांट सेल होता है इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो होता है, ये पूरा जो इसका प्लांट का जो पूरा जो सेल होता है, एक जो सेल होता है उस सेल का 50 से लेकर के 90% एरिया ये खुद कवर किया होता है। यही जो वैक्यूल्स होता है ये एनिमल सेल में छोटा छोटा होता है, ठीक है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट भी देता है, इसको जो सेल का जो शेप होता है उसके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ये भी पैदा करता है जिससे कि ये चिपके नहीं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 से लेकर के 90%। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है और आवेश क्यू है, आवेश को दे रखा है क्यू यानी कि हाँ ठीक है, उसके बीच संचलन करता है तो क्या गया कार्य डैश होगा। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और आवेश यानी कि चार्ज उनके बीच संचलन करता है तो क्या गया कार्य क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग को डायरेक्टली उठा के पूछ दिया किससे, इसका ये एकदम थ्योरी बेस पे पूछ दिया है, ठीक है इसका। तो आप लोग को पता होगा कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जो कार्य जो होता है उसका डिफिनेशन क्या होता है, तो प्रति एकांक यानी कि पर यूनिट एरिया में आवेश को जो चार्ज होता है इसको एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया जो कार्य होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अगर आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए कि प्रति एकांक आवेश को एक पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखिए कि द वर्क डन इन अ मूविंग ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग लिख लीजिए, दोनों को एकदम बिल्कुल ये थियरी इस बेस पे पूछा गया, ठीक है। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे बोला गया किया गया कार्य, तो यहाँ से कार्य नहीं निकल जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू भी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू भी, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू भी,
ठीक है, बिल्कुल ये डिफिनेशन बेस से एकदम आराम से बना देते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसके दौरान मनुष्य में जनन उत्तक यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू परिपक्व होता है? तो कौन सा है? तो मैच्योरिटी स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी स्टेज, ठीक है, यौन आरंभ जो होता है तब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों यानी कि लिक्विड्स का गुणधर्म है? देखिए द्रव का गुणधर्म पूछा गया है, तो अब हम लोग इसी के थ्रू हम लोग तीनों को पढ़ लेते हैं, किसको किसका, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तीनों को हम लोग जान लेते हैं। देखो एक होता है वॉल्यूम होता है और एक होता है शेप। वॉल्यूम से वॉल्यूम और शेप, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है और शेप भी इसका फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है, ठीक है। इसी कारण होता है कि गैस को हम लोग ईजी से कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस करना टफ होता है, नहीं के बराबर होता है। लिक्विड को कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन गैस को हम लोग मैक्सिमम बहुत हद तक कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग को पूछा गया लिक्विड का, तो लिक्विड में वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका फिक्स यहाँ पे देखो ये डी नंबर का, देखिए क्या है डी नंबर में बोला गया वॉल्यूम जो इसका है निश्चित होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है जो कि वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता। इसका क्या नंबर हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन मैनेजमेंट, ठीक है, कृषि में पोषक तत्व मैनेजमेंट पद्धति को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अच्छा आप बताएं, कृषि में जो पोषक तत्व मैनेजमेंट को लागू करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि फसलों को उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धात्विक अधात्विक यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी प्रबल क्षार यानी बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला जो सॉल्ट होता है का पीएच क्या होगा? तो बनने वाला सॉल्ट का जो पीएच होगा वो कितना होगा? 7 के बराबर होगा, ठीक है। और ये 7 क्या दर्शाता है? ये 7 दर्शाता है न्यूट्रल यानी कि उदासीनी, न्यूट्रल दर्शाता है, उदासीन दर्शाता है, ठीक है। 7 से कम रहा तो एसिड, 7 से ज़्यादा रहा तो बेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया, न्यूट्रॉन कहाँ होता है? ये होता है न्यूक्लियस में, ये होता है सेल के न्यूक्लियस, ये होता है परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो होता कहाँ पे? ये उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब जरा देख लो यहाँ पे, ये परमाणु एटम के नाभिक में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये नियत फिक्स कक्षाओं ऑर्बिट में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये परमाणु एटम के रासायनिक केमिकल गुणधर्म को, प्रॉपर्टी जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन के थ्रू दर्शाया जाता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू। इसमें धनावेशित पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रल होता है, तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को पता होगा कि रोस्टिंग, सल्फाइड अयस्क को हमेशा रोस्टिंग के थ्रू हम लोग इसको प्यूरिफाई करते हैं। चलिए अगला है, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आप लोग को पता होगा कि नोबेल गैस जो 8वां ग्रुप में होता है, ये इसको नोबेल गैस किसको कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ठीक है, जिनॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस नियम पर कार्य करता है? तो ये जो होता है पास्कल का नियम, ठीक है। और ये पास्कल का नियम हम पूरा लिख दिया, आप लोग इसको अगर पढ़ लेना। तो क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक? ये क्या होता है कि जो नॉन लिक्विड का, हमने फ्लूइड के बारे में क्या बोले कि इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो डाला जाता है, जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है उसमें जो होता है ना, नॉन कंप्रेसिबल ऑयल को, फ्लूइड को डाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑयल, ठीक है। तो ब्रेक ऑयल को डाला जाता है, ये कंप्रेस नहीं होता है। अब मान लो कि यहाँ पे हम एक सिंपल सा आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम किए थे, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा है इस तरह से, इसको ठीक से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। हम थोड़ा इसको और बढ़िया से समझाने के लिए इस तरह बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा है इस तरह से, यहाँ पे भी एक पिस्टन है इस तरह से, और इस पर यहाँ से फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा? जैसे मान लो ब्रेक ऑयल है जो नॉन कंप्रेसिबल है, यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई बहुत हैवी चीज़ को उठाना है ऊपर की ओर, कम एफर्ट लगा के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दबाव डालेंगे। जब दबाव डालेंगे तो ये जो लिक्विड है ये तो क्या है, ये
दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनकम्प्रेसिबल है ये लिक्विड फ्लूइड, ठीक है। अब जब यहाँ पे दबाएंगे तो ये फ्लूइड इसको पुश करेगा, करते करते इसको पुश करेगा और ये ऊपर की उठेगा। इसी तरह से ब्रेक काम करेगा, ब्रेक भी काम करता है। जब यहाँ दबाते हैं हम लोग, ब्रेक जब लेते हैं तो ये फ्लूइड को दबाते हैं, जब दबाते हैं तो चूंकि फ्लूइड अनकम्प्रेसिबल होता है, इस कारण से ये क्या करता है, इसको पुश करते करते जाके जो ब्रेक का जो डिस्क होता है उसको दबाता है, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से काम करता है। ये हाइड्रोलिक जो है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। हाइड्रोलिक बड़े बड़े जो दरवाजे होते हैं बिल्डिंग में, वो सब कई सारी चीज़ों को, बड़ा बड़ा जो टरबाइन होता है, बड़ा बड़ा जो जहाज होता है, ये सब हाइड्रोलिक ब्रेक से ही काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि पास्कल के लॉ से काम करता है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक शर्कराओं में से सबसे मीठा। ये कई बार, मतलब हम अभी तक बता रहे हैं, सिर्फ ग्रुप डी में इसको 8 से 10 बार पूछ चुका होगा। 5 हम गलत लिख रहे हैं, 8 से 10 बार सिर्फ ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम में तो छोड़ दो। प्राकृतिक शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा, स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है? वो होता है जो फलों में होता है। फल फ्रूट। अब फ्रूट में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। याद रखना, फल में मीठा होता है और फल, वो जो मिठास होता है वो किसके लिए होता है? फ्रुक्टोज के लिए होता है। तो प्राकृतिक शर्कराओं में सबसे मीठा कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। फ्रूट से याद रख लो, फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन को आगे धकेलने के लिए आहार नली एलिमेंट्री कैनाल में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो मान लीजिए हम निवाला लिए, तो इस तरह से है, अब निवाला यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करता है, इधर वाला जो है ये दबाव डालेगा तो ये इधर आएगा, ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ेगा। अब जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ वाला गैप हो गया, खाली हो गया, फिर यहाँ वाला दबाव डालेगा। तो इस तरह से आप जब देखोगे तो इस तरह से एक लयबद्ध इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। यहाँ पे भोजन है, यहाँ दबाव, यहाँ भोजन आया, फिर यहाँ गया, यहाँ दबाव, फिर यहाँ भोजन आया, फिर यहाँ दबा, ये इधर, फिर इसको पुश किया, फिर यहाँ दबा, तो वो आगे बढ़ते जाता है। तो इसी जो मूवमेंट होता है, इस तरह से जो मूवमेंट होता है लय वाला, जैसे पानी चलता है इस तरह से, लहर जो होता है उस तरह से, इसी को बोला जाता है पेरिस्टेल्सिस प्रोसेस, ठीक है, जिस कारण से ये आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसको प्रमाकुंचन कहा जाता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।